Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students, मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। देखो, पिछले पार्ट्स में हमने माइक्रोब्स के इंडस्ट्रियल यूजेस जैसे दही, चीज, एंटीबायोटिक्स और हेल्थ में उनके रोल को समझा था। तो आज इस चैप्टर के पार्ट 4 में हम एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे। हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये छोटे छोटे इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती, वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में और हमारी फार्मिंग को बेहतर बनाने में कैसे एक सुपर हीरो का रोल प्ले करते हैं। याद रखो, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट से गिव रीजंस, शॉर्ट नोट्स और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जैसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चिंता मत कीजिए, हम बहुत ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हम जब अपने आसपास देखते हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, तो क्या दिखता है? कचरे के पहाड़, फैक्ट्री से निकलता काला धुआं, नदियों में जाता गंदा पानी, खेती में यूज होने वाले केमिकल्स। ये सब बहुत बड़ी जायंट साइज प्रॉब्लम्स हैं, है ना? पर सोचो जरा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन सारी विशाल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, इनका हल इतना छोटा हो सकता है कि हम उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया, फंगाई और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इस पूरे लेसन में हम इन्हीं माइक्रोस्कोपिक चैंपियंस की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे हमारे प्लैनेट को हील कर रहे हैं। ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम माइक्रोब्स को एज आवर इनविजिबल एलाइज समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो हमारी डेली वेस्ट जैसे स्यूएज और कचरा को कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद हम उनके रोल को एज अ क्लीन अप क्रू समझेंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और ऑयल स्पिल्स को साफ करते हैं। फिर हम फार्मिंग यानी खेती में उनके फायदे देखेंगे और बिल्कुल एंड में हम एक क्विक रिकैप और एग्जाम कॉर्नर डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो हमारा पहला सेक्शन है माइक्रोब्स हमारे रोजमर्रा के कचरे को कैसे टैकल करते हैं। यहां हमारा मेन फोकस होगा सीवेज मैनेजमेंट पर। अब ये सीवेज क्या है? सीवेज यानी वो गंदा पानी जो हमारे घरों के किचन से, बाथरूम से, स्कूल्स और ऑफिस से निकलता है। इसको साफ करना शहरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और माइक्रोब्स इसमें हमारी सबसे बड़ी मदद करते हैं। अब देखो, सीवेज को मैनेज करने के तरीके इंडिया में जगह के हिसाब से अलग अलग हैं। गांव में यानी इन विलेजेस डोमेस्टिक सीवेज को डिस्पोज करना थोड़ा आसान होता है। वहां यूज या तो नियर बाय सॉइल में छोड़ दिया जाता है, जहां मिट्टी में मौजूद नेचुरल माइक्रोब्स उसे धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, या फिर उसे एक बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं, जिससे डबल फायदा होता है। एक तो कुकिंग गैस मिलती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो खाद या मन्योर की तरह खेत में यूज हो जाता है। सिंपल सिस्टम है। लेकिन बड़े शहरों की कहानी बिल्कुल अलग है। जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, वहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इतना सारा सीवेज मिट्टी में नहीं डाल सकते। इसलिए शहरों में सीवेज को बड़े बड़े पाइपलाइंस के थ्रू एक प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाया जाता है। इसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी भी कहते हैं, और वहां इसका ट्रीटमेंट स्पेशली ऐड किए गए माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाता है। तो सवाल ये है कि इस एसटीपी में यानी प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रोब्स आखिर करते क्या हैं? चलो उनके 4 मेन रोल्स को समझते हैं। फर्स्ट, ये माइक्रोब्स सीवेज में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं। इसका मतलब है जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे खाने का कचरा, उसको तोड़ तोड़कर सिंपल हार्मलेस चीजों में बदल देते हैं। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस मतलब बीमारी फैलाने वाले जर्म्स। सीवेज में कॉलेरा और टाइफॉइड जैसी खतरनाक बीमारियों के बैक्टीरिया हो सकते हैं। हमारे ये माइक्रोबियल फ्रेंड्स इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे पानी सेफ हो जाता है। थर्ड, डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में ये माइक्रोब्स मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज करते हैं। और इसमें से जो मीथेन गैस निकलती है ना, वो वेस्ट नहीं जाती, उसे हम बायोफ्यूल की तरह यानी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट, ये माइक्रोब्स जीनोबायोटिक केमिकल्स को भी डीकम्पोज करते हैं। अब ये जीनोबायोटिक क्या चीज है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी टर्म जीनोबायोटिक, इस पर स्टार मार्क कर लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। जीनोबायोटिक केमिकल्स आर मैन-मेड केमिकल्स दैट आर फॉरेन टू नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। सरल भाषा में ये वो केमिकल्स हैं जो इंसान ने बनाए हैं, नेचर ने नहीं। जैसे फैक्ट्री से निकले केमिकल्स, खेती में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, ये सब। ये नेचर में आसानी से सड़ते गलते नहीं हैं, इसलिए पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल माइक्रोब्स जैसे कि फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इनके पास इन जिद्दी और हार्मफुल केमिकल्स को भी तोड़ने की सुपर पावर है। तो इस पूरे माइक्रोबियल ट्रीटमेंट का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? 2 चीजें। पहला,
The sludge that settles down in this process can again be used as fertilizer. ट्रीटमेंट के दौरान जो सॉलिड वेस्ट नीचे बैठ जाता है उसे स्लज कहते हैं। ये स्लज न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, इसलिए इसको सुखाकर खेती में एज अ फर्टिलाइजर यानी खाद यूज कर सकते हैं। दूसरा, वाटर रिलीज्ड आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटली सेफ। जो पानी ट्रीटमेंट के बाद बचता है वो इतना साफ हो जाता है कि उसे नदियों या समुद्र में छोड़ना बिल्कुल सेफ होता है। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम माइक्रोब्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके पोल्यूशन को साफ करते हैं, एक स्पेशल नाम दिया गया है, बायो रेमेडिएशन। बायो मतलब लिविंग और रेमेडिएशन मतलब टू फिक्स अ प्रॉब्लम। सो बायो रेमेडिएशन का मतलब हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से पोल्यूशन की प्रॉब्लम को ठीक करना। सूएज के बाद अब आते हैं सॉलिड वेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, प्लास्टिक। हम जो पानी और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स यूज करते हैं वो पीईटी प्लास्टिक से बनती हैं। पीईटी का फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। और हम सब जानते हैं कि शहरों के कचरे के पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक ही होता है जो सालों साल डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन साइंस ने इसका भी एक माइक्रोबियल सोल्यूशन ढूंढ लिया है। साइंटिस्ट ने जापान में एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया है जिसका नाम है आइडियोनेला साकायेंसिस। ये बैक्टीरिया पीईटी प्लास्टिक को खा सकता है, लिटरली उसे डाइजेस्ट करके डिकम्पोज कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है जो प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने में हमारी बहुत मदद कर सकती है। प्लास्टिक की तरह ही रबर भी एक बहुत जिद्दी पोल्यूटेंट है। गाड़ियों के पुराने टायर्स, चप्पलें और दूसरा रबर का सामान ये भी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन जैसे प्लास्टिक के लिए स्पेशल बैक्टीरिया हैं, वैसे ही रबर को डिकम्पोज करने के लिए भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं फॉर मैच द पेयर या एमसीक्यूज। ये हैं एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया और एक्टिनोप्लान्स। ये बैक्टीरिया गार्बेज डंप्स में पड़े रबर को स्लोली डिकम्पोज कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम माइक्रोब्स को एक क्लीन अप क्रू की तरह देखेंगे जो बड़े बड़े एनवायरमेंटल डिजास्टर्स को साफ करते हैं। इस अप्रोच को क्लीन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए, हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट प्रोग्रेस की है, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। अब हम माइक्रोब्स की हेल्प से इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीके देखेंगे। आपने न्यूज में ऑयल स्पिल्स के बारे में जरूर सुना होगा। समुद्र में जब बड़े जहाजों से एक्सीडेंटली पेट्रोलियम ऑयल यानी कच्चा तेल लीक हो जाता है तो वो पानी की सरफेस पर एक मोटी जहरीली चादर बना लेता है। ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है। दिस ऑयल में प्रूव फेटल एंड टॉक्सिक टू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ये तेल समुद्र में रहने वाले जीवों जैसे मछलियों और दूसरे जानवरों के लिए जहरीला होता है और उनकी जान ले सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। इस तेल की परत को मशीन से साफ करना बहुत ही मुश्किल, बहुत महंगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगेन माइक्रोब्स। कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास स्पीशीज और अल्कानोमोराक्स बर्कोमेंसिस के पास ऑयल को डाइजेस्ट करने की नेचुरल एबिलिटी होती है। इन बैक्टीरिया को तेल के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। इन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है हाइड्रोकार्बोनोक्लासिक बैक्टीरिया या HCB। नाम सुन के डरना नहीं, चलो इसे तोड़ते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑयल का मेन केमिकल कंपोनेंट होता है और क्लास्टिक का मतलब होता है टू ब्रेक। सो HCBs आर हाइड्रोकार्बन ब्रेकिंग बैक्टीरिया। ये करते क्या है? HCBs decompose the hydrocarbons and bring about the reaction of carbon with oxygen. सिंपल वर्ड्स में ये बैक्टीरिया ऑयल के कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे सिर्फ दो हार्मलेस चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सोच के देखो, जहरीले तेल को साफ पानी और गैस में बदल दिया। कमाल है। अब एक और टाइप के पोल्यूशन की बात करते हैं, एसिड रेन। फैक्ट्रीज और गाड़ियों के धुएं से जो एसिड रेन होती है उसमें मेनली सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये एसिड हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को धीरे धीरे खराब कर रहा है, जैसा आप इस स्टैचू की इमेज में देख सकते हैं। इस प्रोसेस को करोजन कहते हैं। इसका भी एक माइक्रोबियोलॉजिकल सोल्यूशन है जो बहुत सरप्राइजिंग है। कुछ बैक्टीरिया जैसे एसिडोबैसिलस स्पीशीज के लिए ये डेंजरस सल्फ्यूरिक एसिड उनका एनर्जी सोर्स है, यानी उनका खाना है। तो जहां एसिड रेन से मिट्टी पोल्यूट होती है, वहां ये बैक्टीरिया उस एसिड को कंज्यूम करके सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेटल पोल्यूशन। जब हम माइनिंग करते हैं तो लो क्वालिटी ओर्स से कॉपर, आयरन, यूरेनियम जैसे हैवी मेटल्स पानी के साथ बहकर एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। ये मेटल्स बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। इसका सल्यूशन भी माइक्रोब्स के पास है। बैक्टीरिया जैसे थायोबैसिली और सल्फोबैसिली इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें स्टेबल इनसॉल्युबल कॉम्पाउंड्स में बदल देते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब है जो पानी में घुल ना सके। इससे ये मेटल्स पानी में घुलकर आगे नहीं फैल पाते और पोल्यूशन वहीं रुक जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे डेंजरस वेस्ट की, रेडियो एक्टिव वेस्ट। एटॉमिक पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है उसमें यूरानियम के वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्युबल मतलब पानी में आसानी से घुलने वाले।
अगर ये वेस्ट लीक होकर ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी में मिक्स हो गया तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ हीरो बनकर आता है जियोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यूरानियम के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। इससे यूरानियम पानी में घुलना बंद हो जाता है और वहीं पर सॉलिड फॉर्म में लॉक हो जाता है। इस तरह ये हमारे पीने के पानी को रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन से बचाता है। चलिए अब हम अपने लास्ट मेन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फार्मिंग विद फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब तक हमने देखा कि माइक्रोब्स एनवायरनमेंट के क्लीन अप क्रू हैं। अब हम देखेंगे कि वो किसानों के यानी फार्मर्स के सबसे अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। ये मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस है, जहां हम केमिकल फ्री खेती की बात करते हैं। यहाँ एक नया और इम्पॉर्टेंट टर्म है, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स। ये क्या होते हैं? सिंपल भाषा में ये एक लिक्विड या पाउडर होता है जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस से बहुत सारे फायदेमंद माइक्रोब्स ग्रो किए जाते हैं। इसे यूज कैसे करते हैं? इसे या तो बीज बोने से पहले उन पर स्प्रे कर देते हैं या फिर डायरेक्ट प्लांट्स की रूट्स में डाल देते हैं। इससे होता क्या है? माइक्रोब्स इन द इनोक्यूलेंट्स हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। ये माइक्रोब्स मिट्टी में जाकर प्लांट की रूट्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हैं और उससे जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और फसल की क्वालिटी इंप्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, एजिटोबैक्टर एक ऐसा ही माइक्रोब है जिसे बायोफर्टिलाइजर की तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाता है। तो इन माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहला, सॉइल पोल्यूशन अकरिंग ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इज प्रिवेंटेड ड्यू टू यूज ऑफ दीज सॉल्यूशंस। जब हम इन माइक्रोबियल सॉल्यूशंस का यूज करते हैं तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम पड़ती है। इससे मिट्टी और पानी दोनों पोल्यूट होने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, माइक्रोब्स एक और काम करते हैं। खेती में जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो मिट्टी में रह जाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स इन हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स को भी तोड़कर मिट्टी को साफ कर देते हैं, यानी मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब बात करते हैं कीड़े मारने की यानी पेस्ट कंट्रोल की। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो मतलब लिविंग और इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट किलर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कीड़ों को मारना। इसका एक तरीका है बायोटेक्नोलॉजी। कुछ बैक्टीरिया और फंगाई नेचुरल टॉक्सिन्स बनाते हैं जो सिर्फ कीड़ों के लिए हार्मफुल होते हैं। हम इन टॉक्सिन्स को बनाने वाला जीन डायरेक्ट प्लांट के अंदर ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है? जब कोई कीड़ा जैसे ये कैटरपिलर उस प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो उस टॉक्सिन की वजह से वो मर जाता है और प्लांट बच जाता है। एक और एग्जाम्पल है स्पाइनोसैड। ये एक बायोपेस्टिसाइड है जो एक बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से मिलता है। ये केमिकल पेस्टिसाइड्स का एक बहुत ही सेफ एंड नेचुरल ऑल्टरनेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा मेन टीचिंग पार्ट कंप्लीट होता है। हमने देखा कि कैसे माइक्रोब्स हर जगह सीवेज से लेकर खेती तक हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब हम जल्दी से एक रिकैप करेंगे। ये सेक्शन एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सो पे वेरी क्लोज अटेंशन। सारे की पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ये स्लाइड मैच द पेयर या नेम द फॉलोइंग के लिए परफेक्ट है। चलिए रैपिड फायर करते हैं। प्रॉब्लम और उसके माइक्रोबियल सॉल्यूशन को मैच करते हैं। सीवेज में जीनोबायोटिक केमिकल्स को कौन ट्रीट करता है? फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। पीईटी प्लास्टिक को कौन डिकम्पोज करता है? इडियोनेला साकाइएंसिस। समुद्र में ऑयल स्पिल्स को कौन साफ करता है? हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास एंड एल्केनोवोरेक्स। एसिड रेन से होने वाले पोल्यूशन को कौन कंट्रोल करता है? एसिडोबैसिलस। रेडियो एक्टिव यूरेनियम वेस्ट को कौन कंटेन करता है? जियोबैक्टर। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में एज अ बायोफर्टिलाइजर कौन यूज होता है? एजोटोबैक्टर। इस लिस्ट को जरूर याद कर लीजिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर। एग्जाम में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स का क्वेश्चन जरूर आता है। आपको इन 5 टर्म्स की डेफिनेशन आनी ही चाहिए। पहला, बायो रेमेडिएशन, माइक्रोब्स की मदद से एनवायरमेंटल पोल्यूशन को साफ करना। दूसरा, जीनोबायोटिक, इंसान के बनाए हुए हार्मफुल केमिकल्स जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। तीसरा, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, तेल खाने वाले या हाइड्रोकार्बन डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। चौथा, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स, फायदेमंद माइक्रोब्स का सोल्यूशन जो खेती में प्लांट ग्रोथ बढ़ाने के लिए यूज होता है। और पांचवा, बायो इंसेक्टिसाइड, बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स का यूज करके कीड़ों को मारना। इन सभी की डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमें हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमेशा बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन्स की जरूरत नहीं है। कभी-कभी सबसे बड़े सॉल्यूशंस सबसे छोटी चीजों में छिपे होते हैं। नेचर के पास खुद को हील करने की, खुद को ठीक करने की अपनी टेक्नोलॉजी है। हमें बस उसे समझने और उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।
This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.